हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा आईसीएच के द्वारा दी गई स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस के बारे में। बहुत ही सिंपल वे में ये वीडियो होने वाला है और यहां पर मैं आपको इस स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा, इसके प्रोसीजर्स बताऊंगा, इस गाइडलाइन के अंदर क्या क्या कंडीशन दी गई हैं, वो सारी चीजें हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो में आपको मैं जो चीज हम देख रहे हैं उसमें अंदर मैंने जो आपको बताया है, इसका टाइटल है आईसीएच के द्वारा जो दी गई है स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईसीएच क्या होता है। आईसीएच का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन। बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के लिए ये एक कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी है जो कि अलग अलग कंट्रीज के द्वारा मिलकर बनाई गई है। अलग अलग में इसमें जो मेन जो कंट्रीज इन्वॉल्व है उसके अंदर है अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन, और उसके अलावा भी काफी कंट्रीज हैं। अगर आप आईसीएच के बारे में प्रॉपर वे में जानना चाहते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर पहले से ही मेरी एक वीडियो की चेन आ चुकी है। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं आईसीएच। देखिए आईसीएच एक ऐसी एजेंसी है जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज और रेगुलेटरी बॉडीज के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये दोनों के द्वारा मिलकर बनाई गई एजेंसी है। मतलब यहां पर आईसीएच के अंदर आपको फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी मिल जाएंगे और रेगुलेटरी बॉडीज जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनसे जुड़े हुए लोग भी इस एजेंसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। मतलब ये एक तरीके का इन दोनों फार्मा इंडस्ट्रीज और रेगुलेटरी बॉडीज के बीच में एक ब्रिज की तरह ये एजेंसी जो काम करती है। इसीलिए इसके बताई हुई जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं, जो भी आईसीएच प्रोवाइड कराती है, ये सभी जगह मान्य होती है। और ज्यादातर फार्मा इंडस्ट्रीज जो होती है, ज्यादातर नहीं सारी फार्मा इंडस्ट्रीज जो होती है वो आईसीएच की गाइडलाइंस को ही फॉलो करती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग में। देखिए तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्यों की जाती है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट डेवलप तो हो गया, बट समय के साथ में क्या उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। जब उसके ऊपर कोई जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, कोई भी कंडीशंस हो गई, उनकी प्रेजेंस में क्या टेम्परेचर की क्वालिटी वैसी की वैसी बनी रहेगी जैसी वो स्टार्टिंग में थी। तो इसको चेक करने के लिए ही ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है। यहां पर ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर दो फैक्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। इन दो फैक्टर्स को सबसे ज्यादा चेक किया जाता है जब भी ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। यहां पर चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो ड्रग की स्टेबिलिटी की जो मेथड्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। यहां पर टोटल 4 तरह की मेथड्स होती हैं जिनको फॉलो किया जाता है जब भी हम किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। जो सबसे पहली मेथड होती है उसका नाम है रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग। दूसरी मेथड है एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तीसरी मेथड है रिटेन्ड सैंपल स्टेबिलिटी टेस्टिंग। और जो चौथी मेथड है उसका नाम है साइक्लिक टेम्परेचर स्ट्रेस टेस्टिंग। तो इन चारों मेथड्स को अब हम समझेंगे कि इन चारों मेथड्स के अंदर किस तरीके की स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम पहली मेथड की बात करते हैं जो कि है रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है कि रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो होती है, यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं वो काफी लंबे समय तक करते हैं। यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया गया है वो कम से कम 2 साल का है। मतलब 2 साल तक हम ड्रग को जो दिया गया टेम्परेचर कंडीशन होती है, जो ह्यूमिडिटी कंडीशन होती है, जो मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो प्रोवाइड की जाती है वो एरिया के हिसाब से डिसाइड होता है। उस टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशन के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को रखते हैं और 2 साल तक एक डिफरेंट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम प्रोडक्ट का जो है वो सैंपल को विड्रॉ करते हैं। जैसे पहले हम हर 2 महीने के अंदर सैंपल को विड्रॉ करते हैं और जब दूसरा साल आता है तो हर तीसरे महीने भी। ऐसा भी होता है, गाइडलाइन कहती है कि पहले साल में तो आपको हर 3 महीने के अंदर सैंपल को विड्रॉ करना है 1 साल के अंदर, और फिर चाहे तो जो दूसरे साल में जो स्टडी होगी उसमें 6 महीने के अंदर भी होती है। साइड में मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम 2 साल तक ड्रग की जो है वो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं और ये चेक करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो एज इट इज बनी है कि नहीं बनी है, प्रोडक्ट के अंदर डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर सारी चीजें सही रहती हैं, 2 साल तक प्रोडक्ट को टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशन प्रोवाइड कराने के बाद अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहती है तो आपका प्रोडक्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी टेस्टिंग पास कर जाता है। सीधा साधा फंडा है। और जब भी कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है तो उसकी रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग ही की जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट टेस्टिंग होती है वो होती है एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सीलरेटेड वर्ड जहां भी आता है मतलब यहाँ पर तेज होता है। मतलब यहाँ पर रियल टाइम स्टडी के मुकाबले में समय काफी कम होता है।
6 महीने का रिकमेंडेड किया गया है कि कम से कम आपको 6 महीने की स्टेबिलिटी स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट को टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशन जो प्रोवाइड कराते हैं वो रियल टाइम स्टडी से अलग होती है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है वो रियल टाइम स्टडी के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम कम समय के अंदर ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है एक्सेलरेटेड स्ट्रेस टेस्टिंग। तो यहाँ पर आप स्ट्रेस जो प्रोडक्ट को दोगे वो थोड़ा सा ज़्यादा दोगे। बट एक चीज़ यहाँ पर देखी गई है कि एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन हमको मिल पाती है वो रियल टाइम स्टडी के मुकाबले में थोड़ी कम होती है, और उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास कम किया जाता है एज कम्पेयर टू रियल टाइम, क्योंकि वहाँ 2 साल तक ड्रग की टेस्टिंग की गई है, ड्रग को रखा गया है, सैंपल को विड्रॉ किया गया है, तो हमको प्रॉपर जो जानकारी दी जाएगी वो सिस्टमेटिक दी जाएगी कि प्रोडक्ट 2 साल तक किस तरीके से स्टेबल होगा। वहीं स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर जो 2 साल में आप जो काम कर रहे थे वो अब आप 6 महीने के अंदर कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट जो है वो जो मिलेंगे वो रियल टाइम स्टडी के मुकाबले में थोड़े से कम होंगे, या उनके अंदर आपको थोड़ा सा डाउट क्रिएट होगा। एक डाउट वर्ड सही रहेगा यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। बट अगर आपके पास टाइम पीरियड कम हो तो आप एक्सेलरेटेड स्ट्रेस टेस्टिंग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस टेस्टिंग, क्योंकि अगर उसको डेवलप किया गया है इस कंडीशन को तो किसी कारणवश ही किया गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रेस टेस्टिंग में ही सही रिजल्ट दे देगा तो आपको 2 साल की करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइम बच रहा है, इसलिए ये स्ट्रेस टेस्टिंग डेवलप की गई है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग नाम से पता चल रहा है कि रियल टाइम स्टडी से कम टाइम लगता है, वहाँ 2 साल लग रहे हैं, यहाँ 6 महीने में होता है। टेम्परेचर ह्यूमिड कंडीशन रियल टाइम स्टडी के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा हेवी होती है, मतलब ज़्यादा होती है। टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दिया जाता है क्योंकि हमको जल्दी जल्दी प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है। समझ गए मेरी बात को। जो हमारी तीसरी मेथड है वो रिटेन सैंपल स्टेबिलिटी टेस्टिंग। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम सैंपल्स को रिटेन कर रहे हैं। बेसिकली ये जो मेथड होती है ये फॉलो की जाती है इंडस्ट्री के अंदर। जब भी कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है और वो मार्केट के अंदर जाता है तो जितनी भी बेचेस उसकी मार्केट में सेल हो रही हैं या इंडस्ट्री से रिलीज हो रही हैं उसकी जितनी बेचेस, तो उन बेचेस में से केवल एक बेच को इंडस्ट्री जो है वो रोक लेती है और उस बेच के ऊपर उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करती है, जिससे कि इंडस्ट्री ये चेक करना चाहती है कि जो भी उनका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल हो रहा है उसका वो प्रोडक्ट जो है प्रॉपर स्टेबल है कि नहीं है, उसके अंदर किसी तरीके का डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि अगर कोई इंडस्ट्री साल में 50 से ज़्यादा बेचेस मार्केट में सेल कर रही है तो वो एक बेच नहीं 2 बेच को रोकती है। और आने वाले समय पे जैसे जैसे सेल बढ़ती है, क्योंकि ये हमेशा की प्रोसेस नहीं है, ये इनिशियल वे में होता है, बट जब कंटिन्यूसली बेचेस मार्केट के अंदर सेल हो रही है और पहले हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर चुके हैं और उसके अंदर अब कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल बना हुआ है, तो फिर ये कायदे से तो ये शर्त रखी गई है कि जितनी भी बेचेस मार्केट के अंदर सेल करेंगे उसमें से एक बेच आपको रोकनी है। बट जब हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी लंबे समय से हमारा प्रोडक्ट सही तरीके से सेल हो रहा है, मार्केट से भी उसमें कोई शिकायत नहीं आ रही है, और इंडस्ट्री के अंदर जो हमने बेच रोकी थी उसमें उसका भी जब हमने एनालिसिस किया, उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करी, तो वहाँ पर भी प्रोडक्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई थी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, तो फिर आप 2% 5% ही फिर बेचेस को रोकते हैं और फिर कंटिन्यूसली चलता है। मतलब ये प्रोसेस लंबी नहीं चल सकती है। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिटेन सैंपल स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है वो आपको केवल इनिशियल फेज में ही करनी होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपको फिर सैंपल की एक बेच को रोकने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। वो फिर 2 से 5% भी अगर आप उस सैंपल को विड्रॉ कर लेंगे तो भी चल जाएगा।